हेलो दोस्तों। हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 13 अगस्त 2022 का लेके आए हैं। तो आज न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं था, लेकिन जो हेल्थ सेक्टर है उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें थी। जैसे जो पहला हमारा है, मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस आर्टिकल का, वो ये है कि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे यूज करें। तो उसमें हेल्थ सेक्टर रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाटा हम लोग को मिलता है। तो पूरा ये डेमोग्राफी को कैसे हार्नेस करना है, डेमोग्राफी को रिगार्डिंग अभी क्या दिक्कतें हैं, उस पर बात की गई है, लेकिन हेल्थ के लिए काफ़ी कुछ है। नेक्स्ट अगला जो है, ए सिस्टम दैट हिल्स। ये आर्टिकल लिखा गया है फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी रही हैं सुजाता राव जी, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। और नेक्स्ट जो मॉडल आंसर है वो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशंस को लेके ऊपर है। तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे क्या होना चाहिए उसके मॉडल आंसर में, और लास्ट में अगले दिन के लिए हम लोग क्वेश्चन वो ले लेंगे। तो हम लोग अपना आज का ये शुरू करते हैं सेशन। तो मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल। तो टाइटल देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि इस आर्टिकल में इस बारे में बात की गई होगी कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल के रिगार्डिंग जो मेजर लाना चाह रहे थे उसको अब बहुत ज़्यादा परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दूसरी और प्राथमिकताएं होंगी जिसको कि हम लोग उस पर फोकस कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को पूरे आर्टिकल में दिखाया गया है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट फिगर और डाटा के साथ में। तो हम लोग देखते हैं। तो ये बात शुरू करते हैं कि जो अभी यूएन ने रिलीज किया वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022, जिसके हिसाब से इंडिया जो है चाइना को सरपास करने वाला है 2023 में। और जो हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज होने वाला है इसी रिपोर्ट के हिसाब से, तो वो 2064 में स्टेबलाइज होगा और जो नंबर होगा 170 करोड़ रहने वाला है। फिर दूसरा जो हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की डाटा जो रिलीज किया गया, उसके हिसाब से हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR, ये 2 है, जबकि जो TFR का रिप्लेसमेंट लेवल होता है वो 2.1 है। मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से हम लोग कम पे आ गए हैं हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें TFR क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। TFR ये होता है कि एक वुमेन अपने जो प्रोडक्टिव एज है उसमें कितने बच्चे पैदा कर रही हैं, तो वो फर्टिलिटी रेट है। अगर मान लीजिए उसके जीवन काल में 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसका फर्टिलिटी रेट ये है, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। कोई रेस्ट्रिक्शन उस पर इम्पोज नहीं किया गया, तो कितने बच्चे ऑन एन एवरेज पैदा हो रहे हैं। तो ये आपका फर्टिलिटी रेट हो गया। अब रिप्लेसमेंट लेवल ये होता है, ये कहा जाता है कि 2.1 इसका अगर एवरेज मेंटेन हो रहा है, मतलब कि जो पॉपुलेशन आगे वाली जो पॉपुलेशन आने वाली है, अगर हमारा TFR 2.1 पे चल रहा है तो हम लोग एक स्टेबल नंबर पे चलते रहेंगे। हमारा पॉपुलेशन एक दूसरे को आगे रिप्लेस करता जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, कुछ वैसा ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल इस चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों चीज़ समझ लिया, TFR क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या है। इसको बेसिक इस चीज़ को जानना जरूरी था, प्रीलिम्स में भी एज ए क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। फिर इस आर्टिकल में सजेशन ये दिया गया कि हम लोग का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड निकलने वाला है, इसको हम पहले भी समझ चुके हैं कि क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि आपका वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज़्यादा है हमारे पास, मतलब मोर हैंड्स जो कि आपके लिए काम करेंगे। तो इसको अगर पूरे तरीके से हार्नेस करना है तो ये सजेशन देते हैं 3 चीज़ें। पहला सजेशन ये है कि वर्क फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन उसको इंक्रीज किया जाए। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसको हम लोगों ने पास्ट में भी देखा था, बट स्टिल एक बार समराइज हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या बेहतर जो एजुकेशन है, स्किलिंग है, उस चीज़ को लेके आएँ। और थर्ड क्या है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी कल परसों में भी देखा था, कल का ही जो डाटा था कि यूथ में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो ज़्यादा है कंपेयर टू एडल्ट वंस। तो इसको हम लोग को एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब जो
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें बढ़ावा लाने की आवश्यकता है हमें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कि डेमोग्राफिक कंसर्न, अभी करंट में क्या क्या कंसर्न है हमारे लिए। तो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड था उसी के तर्ज पे एक टर्म दिया गया डेमोग्राफिक कंसर्न। तो डेमोग्राफी को लेके क्या दिक्कतें हैं, तो पहला दिक्कत कि जो हमारा सेक्स रेशियो है वो मेल डोमिनेटेड है। मतलब जो हम लोग इसको काउंट करते हैं तो पर 1000 मेल कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 मेल के बदले हमेशा 946, 943, 941, तो उसमें मेल डोमिनेट करता दिखता है। तो इसका एक फैक्टर इस वजह से भी है कि ग्लोबली जो है 142 मिलियन गर्ल चाइल्ड वो मिसिंग है, उसमें से 1/3 इंडिया की हैं 46 मिलियन। अब मिसिंग गर्ल का मतलब यह है कि उन्हें जन्म होने नहीं दिया गया, ऐसा नहीं कि पैदा होकर खो गई या कहीं कुछ चली गई, उन्हें पैदा दुनिया में आने नहीं दिया गया। ये नंबर जो है 46 मिलियन है इंडिया का, ग्लोबली का 1/3। तो देख सकते हैं हमारे लिए वो काफ़ी बड़ा कंसर्न है। फिर एक तो कंसर्न ये हो गया। दूसरी बात कहने से पहले इस आर्टिकल में जो अच्छा हुआ है उस चीज़ को दिखाया गया है। जैसे 1940s के दौर में हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था, ये मेजर किया जाता है पर लाख वुमेन पे, कि पर लाख में कितनी महिलाओं का मातृत्व के समय उनकी मृत्यु हुई। तो ये 1940s में 2000 के आसपास ये आंकड़ा था, जो कि 2019 में घट के 103 आई थिंक नहीं है, 130 होना चाहिए, वो 130 या 123 है। मतलब ये है कि 100 के आसपास है, 120 या 123 वो नंबर है हमारा। इसका और डिटेल्ड आंकड़ा हम लोग को आगे एक और आर्टिकल है उसमें दिख जाएगा, ज़्यादा एक्यूरेट है वो, क्योंकि यहाँ पे किसी को कोट नहीं किया गया है, उस वाले में डाटा कोट करते हुए उसके आगे बढ़ा गया है, तो हम लोग वहाँ पे इसको एक्यूरेट डाटा देख लेंगे। तो ये 100 के आसपास हम लोग पहुँच गए हैं 2019 में। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस को दिखाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात की जाए एट बर्थ, तो वो जो था 32 ईयर्स था, 32 साल ही आदमी की एवरेज आयु 1947 में थी, जो अभी 2019 में बढ़ के 70 ईयर्स हो चुकी है। तो ये हमारा प्रोग्रेस दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं कि प्रोग्रेस तो है लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर में ये कुछ प्रॉमिसिंग एरिया थे। अगर प्रॉब्लमेटिक एरिया की बात करें तो वो देखते हैं कि हमारे कंट्री में 50% ऑफ द वुमेन जो कि अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, वो एनीमिक हैं, उन्हें एनीमिया की शिकायत है। और वहीं अगर बच्चों की बात करें तो 1/3 ऑफ द चिल्ड्रेन बिलो 5 वो स्टंटेड हैं, मतलब वो उनका ग्रोथ सही से नहीं चल रहा है, वो हाइट के हिसाब से, उनका एज के हिसाब से हाइट वो नहीं मिल रहा है। तो ये दिक्कतें हैं। नेक्स्ट जो अपना डेमोग्राफिक कंसर्न है उसमें देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे इंडिया जो है 101st पोजीशन पे है 116 कंट्री की सर्वे में। नेक्स्ट कंसर्न की बात करें तो जो डिजीज हुआ करता था, जो कि मोस्टली इंडिया में कम्युनिकेबल जो डिजीजेस थे उनका प्रिवेलेंसी देखने को मिलता था, वो ज़्यादा हुआ करते थे। वो अभी धीरे धीरे हमारा जो शिफ्ट है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की ओर बढ़ रहा है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज मतलब क्या, जो छूने से इससे अगर फैलता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए मच्छर से आपका मलेरिया, टीबी, ये सब, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, तो ये उससे फैलता है। तो वो धीरे धीरे कम्युनिकेट करके आगे बढ़ रहा है। वहीं अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में आ जाते हैं। तो हमारा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है उससे अभी डेथ की जो मात्रा हो रही बीमारी की वजह से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज 62% डेथ का कारण अभी बन रहा है भारत में। तो दिख रहा है कि हमारा शिफ्ट बढ़ रहा है उधर, हम लोग को लाइफ स्टाइल डिजीज वो बढ़ता चला जा रहा है। डायबिटीज़ की शिकायत जो है इंडिया में 8 करोड़ लोगों को है, 8 करोड़ पर्सनस। एयर पॉल्यूशन की अगर बात करें तो जो ग्लोबल डेथ होता है एयर पॉल्यूशन की वजह से, उसका 1/4 इंडिया में होता है एयर पॉल्यूशन की वजह से।
तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक कंसर्न है हमारे लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि पांचवा कंसर्न क्या है, कि हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी इनएडिक्वेट और इनफिशियंट है, जो कि हम लोगों को कोविड के दौरान भी देखने को मिला था कि कितना ज़्यादा ओवरबर्डेंड हमारा हेल्थ केयर हो गया था और उसको बिल्कुल टैकल नहीं कर पा रहा था सिचुएशन को। तो ये होने का एक कारण ये भी है कि जो पब्लिक हेल्थ फिनेंसिंग में जो एक्सपेंडिचर है वो 1 से 1.5% ऑफ जीडीपी के बीच में ही मैक्सिमम स्टेट्स कर रही हैं, उससे ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम कंसर्न एक देखें तो हमारा जो एल्डरली पॉपुलेशन है 2050 में टोटल पॉपुलेशन का 12% होने वाला है, तो वो भी एक कंसर्न की बात है, क्योंकि उनके केयर के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है क्या नहीं है उस पर अभी बात करना जरूरी है। अगर कुछ चाहिए तो उसको अभी ही स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है ये तो कंसर्न थे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन के तौर पे जो पहला पॉइंट बोला गया है वो ये है कि आपका ओल्ड एज पीपल के लिए उनको सोशल सपोर्ट मिले, फिनेंसिंग सपोर्ट मिले, हेल्थ केयर सपोर्ट मिले, तो वो बेहतर इस व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की जो एजिंग हो वो हेल्दी पॉपुलेशन एजिंग को प्रमोट किया जा सके, लोग अपना सेकेंड इनिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी को और जो कमिंग जनरेशन है उनको। नेक्स्ट अगला सजेशन ये है कि हम लोग अपने ह्यूमन कैपिटल में एक्सटेंसिवली इन्वेस्ट करें, उसके एजुकेशन में, स्किलिंग में, हेल्थ में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट वाली बात यह है कि हमारा जो प्राथमिकता होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो जीवन है, जीवन की गुणवत्ता को आप ऊपर लेके आएं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको ऑगमेंट करें, उसको ऊपर करें। तो इस आर्टिकल में इसी चीज़ को लेके बात किया गया है, कुछ भी बहुत ज़्यादा कंक्रीट नहीं है, बट स्टिल इस चीज़ को अगर हम लोग देख लेते हैं, इस फॉर्मेट में लेके जाते हैं, डेमोग्राफिक कंसर्न क्या क्या है, ये चीज़ें हम लोग को अगर देखना है, करना है, तो ये फॉर्मेट हमारे लिए अच्छा है, एक जगह पे सारा कुछ मिल गया है हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला आर्टिकल, ये सुजाता राव जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं। तो ये जो है हेल्थ केयर सेक्टर की दिशा में केरला ने अपना जो सेटअप किया है उसी को एज ए मॉडल दिखा रही हैं, और इवन उसको भी फुल प्रूफ नहीं बता रही, उसमें भी बोल रही हैं कि उसको कंटिन्यूअस इवॉल्व करते रहना होगा तभी वो सस्टेन करेगा। तो इस आर्टिकल में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ इनके द्वारा कहा गया है। तो इस तरीके का कोई भी अगर आर्टिकल आता है और इनके द्वारा कुछ भी अगर सजेस्ट किया जाता है तो हम लोग इनका नाम लेते हुए आंसर में कोट कर सकते हैं कि फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी सुजाता राव जी, इनके द्वारा ये बात कही गई है, उनका सजेशन ये है, ये आंसर में डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल कहाँ से शुरू हुआ है, इस पे आते हैं। तो ये आर्टिकल शुरू होता है कि आज़ादी से अभी तक काफ़ी सारा स्टेप लिया गया है, जैसे भोरे कमेटी रिपोर्ट, करतार सिंह कमेटी रिपोर्ट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च किया गया, आयुष्मान भारत अभी लॉन्च किया गया 2019 में। और अगर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का इम्पैक्ट देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिला है, क्योंकि इससे जो है जो बजट हेल्थ में खर्च किया जाने लगा उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है। और एनआरएचएम में एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, कि किस तरीके की सर्विसेज दी जाएंगी, किस क्वालिटी, क्या गुणवत्ता उसमें होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट किया गया। तो इसका इम्पैक्ट अगर देखें नंबर के टर्म में, तो जो हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो हमारा 2005 में 41% था, जो कि 89% हो चुका है 2021 में बढ़ के। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या होता है कि जो बच्चे को पैदा किया जाना है घर में ना होके वो हॉस्पिटल में हो, ये होता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो ये जो है 89% तक 2021 में बढ़ चुका है, जो कि अभी और NFHS 5 में इसका डाटा और भी ऊपर ही दिखाया गया था। तो ये लगातार प्रोग्रेस को दिखाता है कि NRHM हमारे लिए कितना हेल्पफुल रहा है। नेक्स्ट इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये पर लाख पॉपुलेशन, ये 2000 में 407 था, जो कि 2021 में 113 पे आके रुका है। तो इस तरीके का कोई भी प्रोग्रेस वाला अगर आप आंकड़ा दिखाते हैं तो इसमें पाई चार्ट, बार चार्ट
या फिर लाइन चार्ट, इसको आप ज़रूर यूज करें अपने आंसर में। इसी फॉर्मेट में वो दिखना चाहिए, तब ये विजिबिलिटी एक्स्ट्रा आएगा, आपको मार्क्स उसका अलग से मिल जाता है। आधा एक नंबर इसमें आपको अलग से मिलेगा, जो कि आपको बहुत लोगों से एक एक नंबर भी अगर 5 सवाल में आप उठा ले रहे हैं तो 5 नंबर बढ़ गया, काफ़ी रैंक आपका बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कैसे प्रोग्रेस हुआ है। तो 2005 में जो है 58 था हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा जो लाइव बर्थ होता है पर 1000 लाइफ बर्थ ये काउंट किया जाता है कि हर 1000 बच्चा जो पैदा हुआ उसमें कितने बच्चों की मृत्यु हो गई। तो ये 2005 में 58 था, जो अभी सुधर के 2021 में 28 हो गया है। तो ये तो हमारा एनआरएचएम का इम्पैक्ट क्लियर कट दिखाता है हमारे हेल्थ सेक्टर पे। लेकिन अभी भी जो है लेस देन 10% ही जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो आईपीएचएस को फॉलो कर रही हैं, उतना उस स्टैंडर्ड को मीट कर पा रही हैं, आईपीएचएस का, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड को। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको ठीक करने के लिए जो केरला का मॉडल है उसको सजेस्ट किया गया है। हाँ, वो जो इस तरीके का अभी तक जो स्टैंडर्ड नहीं मीट कर पा रही हैं पूरा तरीके से, उसको नहीं लागू हो सका है। उसका एक कारण भी अगर देखें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कम है, 1.1% ऑफ जीडीपी, जो पिछले आर्टिकल में हम लोगों ने देखा था कि 1 से 1.5% ऑफ द जीडीपी के बीच में स्टेट वाइज वेरी कर रहा है। नेक्स्ट क्या है कि पॉलिटिकल सपोर्ट प्राइमरी केयर के लिए वो ऊपर नीचे होता रहता है। कोई गवर्नमेंट आती है उनके हिसाब से प्राइमरी की जगह टर्शियरी को ज़्यादा प्राथमिकता मिलना चाहिए, सेकेंडरी को ज़्यादा प्राथमिकता मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से भी जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो पूरे तरीके से फॉलो नहीं हो पाता। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा होना चाहिए। तो केरला ने जो है, जो सबसे दुनिया का बेस्ट हेल्थ केयर मॉडल माना जाता है, वो यूके का माना जाता है, यूनाइटेड किंगडम का। वो बिल्कुल पब्लिक हेल्थ जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आपका प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लिमिटेड है, और डायरेक्ट गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रोवाइड कराती है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, प्लस साथ में उनके पास एक और चीज़ है कि आप जो है हर फैमिली के पास एक अपना खुद का पर्सनल डॉक्टर होगा जिसको वो कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया में उसको फैमिली डॉक्टर के नाम से हम लोग चलते हैं। तो वो वहाँ पे लगभग ये है कि हर फैमिली के साथ वो असाइंड है। इसी चीज़ को केरला ने स्टार्ट किया है। तो ये स्टार्ट करने का जो पहला कदम उन्होंने रखा कि जो उनकी हेल्थ फैसिलिटी जो प्राइमरी लेवल पे थी उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया फैमिली हेल्थ सेंटर के नाम से। तो मतलब ये दिखता है कि फैमिली को यहाँ पे केंद्र में रखा गया है। तो यूनिट जो हमारा क्वेश्चन में है वो फैमिली है। उसके अलावा बाकी कैसे इसको बेहतर करना था, तो उसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे कि पेशेंट एंड पीपल फ्रेंडली फैसिलिटीज़ इंस्टॉल किया गया इन इंस्टीट्यूशंस में। फिर जितने स्टाफ थे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, डायग्नोसिस फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की गई, जो भी डाटा था उसको फुल्ली कंप्यूटराइज किया गया। अब जो है कि पेशेंट्स को इस तरीके से ट्राई एजिंग करना है, मतलब मिलाना है, आगे पीछे करना है, ताकि डॉक्टर के टाइम का मैक्सिमम यूज किया जा सके। उस तरीके से आगे पीछे करके उनको एडजस्ट करके कि डॉक्टर के मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन पेशेंट को देखने में किया जा सके। नेक्स्ट क्या है कि रेफरल सिस्टम को बेहतर करने की बात की गई। मान लीजिए अगर उनके लेवल से वो चीज़ नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आगे जा सके। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फॉलोअप की व्यवस्था, उस चीज़ को व्यवस्थित किया गया। तो ये चीज़ को यहाँ पे लाया गया। इसके अगर अंदर में बात किया जाए इस मॉडल के अंतर्गत में, तो इसमें 3 इंस्टीट्यूशन को लाया गया। एक आपका स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है जो कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट इसमें कम्युनिटी लेवल बॉडीज जो आपका पंचायत हैं उनको हेल्थ एज ए सब्जेक्ट उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग जो फंड होगा, उसका अकाउंटेबिलिटी होगा, ये जो कम्युनिटी लेवल बॉडीज़ हैं उनको देखना है।
नेक्स्ट जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इंस्टॉल किया गया वो था वुमेन्स कलेक्टिव, जो वहाँ कुदुमसरी मॉडल है, उनको एज ए वॉलेंटियर बेस के तौर पे यूज किया गया जहाँ पे भी कि उनको वॉलेंटियर की ज़रूरत है तो उनके पास ऑलरेडी एक वॉलेंटियर बेस अवेलेबल है, कुदुमसरी मॉडल है, उनके पास से वो महिलाएं एज ए वॉलेंटियर काम कर सकती हैं। तो ये मॉडल बेसिक इनका काम करने का था। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास यही था कि इस मॉडल की तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। यही मॉडल हम लोग पूरा कंट्री लेवल पे इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो प्रीवियस डे का क्वेश्चन था वो। तो प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो था हमारा ये था ह्यूमन राइट्स को लेकर के। तो ह्यूमन राइट्स में जो क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस 2021 का क्वेश्चन है। इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ह्यूमन राइट कमीशंस ने इमेंसली कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन खुद का जो अपना माइट है, पावर है, उसको असर्ट कर पाने में वो असफल रहे हैं। तो इनका क्या प्रॉब्लम रहा है और उसके रिगार्डिंग सजेशन आप ऑफर करें। ये 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका इंट्रोडक्शन जब हम देंगे तो इंट्रोडक्शन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशंस जो एनएचआरसी और एसएचआरसी थे, इसको किस लॉ के अंदर में इस्टेब्लिश किया गया है, उस लॉ को आप मेंशन कर लें। फिर लॉ अगर बाद में अमेंड हुआ है तो वो चीज़ डाल दें। इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया है वो पॉइंट डाला जा सकता है आपका इंट्रोडक्शन में कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है इसके लिए, और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स उसके भी इनलाइन लाने के लिए इंडिया को, उसका कंप्लायंस दिखाने के लिए इंडिया के द्वारा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा इसके। अब हम लोग सीधा आ जाएंगे कि कैसे इमेंसली कंट्रीब्यूट किया गया है ह्यूमन राइट कमीशंस के द्वारा। तो इसका एक उदाहरण है आपका 2007 में एनएचआरसी ने सूरज सिंह का इनकाउंटर हुआ था सुल्तानपुर यूपी में 2007 में। तो इसके अगेंस्ट में स्ट्रांग ओपिनियन दिया था एनएचआरसी ने। उन्होंने बोला था कि ये बिल्कुल ही स्टेज्ड इनकाउंटर है, इसको प्रोग्राम करके मारा गया है, इंजीनियर्ड है, वो आदमी भाग नहीं रहा था। इस टाइप का स्टेटमेंट इन्होंने दिया और बोला क्या कि इस केस को सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है कि एनएचआरसी ने नोटिस भेजा चीफ सेक्रेटरी केरला को। इशू क्या था कि 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी चिकनगुनिया से। तो इस बेसिस पे उनको नोटिस भेजा गया कि क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ किसे काम कर रही हैं हमारी जो केरला में है, उस पर आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एनएचआरसी ने इनको नोटिस भेजा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि एनएचआरसी ने फिर से कर्नाटका को एक बार नोटिस भेजा था, जबकि जहाँ की आपका 80,863 चिल्ड्रेन वो स्कूल के बाहर थे। नेक्स्ट अगर देखें कि आदिवासी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एनएचआरसी ने काम किया है कि उन्होंने 12 आदिवासी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कलिंगा नगर उड़ीसा में, उस चीज़ का कॉग्निजेंस खुद लिया और जो स्टेट के डीजीपी थे उनको बोला कि आप इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट सबमिट करें। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो कोरोना के दौरान में जो सेकेंड वेव शुरू होने वाला था उससे पहले एनएचआरसी ने ह्यूमन राइट एडवाइजरी जारी की थी इसके रिगार्डिंग। फिर अगर स्टेट एसएचआरसी जो केरला का था उसकी अगर बात की जाए, उनका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो उन्होंने डायरेक्ट किया डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डीएमई, उनको बोला क्या कि आप इफेक्टिव सारे स्टेप्स लें ताकि जो भी हाउस सर्जन्स हैं आपके मेडिकल कॉलेजेस में उनको रेस्ट करने का इनफ टाइम मिल सके। वो इस वजह से क्योंकि उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन है वो इम्पैक्ट हो सकता है, तो उनका रेस्ट प्रॉपर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि जो अपना मैंडेट है वो पूरे तरीके से असर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस पावर को पूरे तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसके लिए डिफरेंट कारण है। जैसे इनको टूथलेस टाइगर भी बोला गया है कि आप खुद से किसी को पनिश नहीं कर सकते हो।
आपके पास वो पनिश करने का पावर नहीं है। किसी को अगर रिलीफ दिलवाना है तो उसके लिए आप गवर्नमेंट को बोलोगे या फिर जो कोर्ट्स हैं उनको बोलोगे कि रिट इशू कर दो इसके लिए, तो खुद उसमें वो शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। तो उस चीज़ को अगर दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर काम करेगा। इसके अंदर में आपका सब हेडिंग होगा, इसके अंदर में ये सारी बातें लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो सरकार को रिकमेंडेशन दिया जाता है इनके द्वारा वो नॉन बाइंडिंग होता है। उनका अक्सर है कि उस पर ज़्यादा कंप्लायंस सरकार की ओर से नहीं दिखाया जाता है। तो ये कंप्लायंस जो है इसको इंश्योर कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अगर हम लोगों को ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन कंट्री में चाहिए तो। नेक्स्ट क्या है कि आर्म्ड फोर्सेस अगर कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन का केस उसके रिगार्डिंग आता है तो उसमें काफ़ी लिमिटेड पावर है। आर्म फोर्सेस अगर लिख के दे देगी कि नहीं इसमें कोई आर्म फोर्स, इसमें कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है, ऊपर से ही इसमें एनएचआरसी कुछ कर सकती है तो कर सकती है, अंदर जाके उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को नहीं असाइन किया जा सकता है। अगला प्रॉब्लम इसमें देखें कि टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर, कि जो भी आपका ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है उस केस का अगर रिपोर्टिंग आपको करना है तो आप 1 साल के अंदर करें। 1 साल के बाद इसकी बाध्यता, इसकी मान्यता नहीं रह जाएगी। 1 साल के बाद इसको केस नहीं ले सकता है एसएचआरसी और एनएचआरसी। ये एक लिमिट का प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए अभी वायलेट हो रहा है, उसको बाद में उस चीज़ को उजागर करने का मन है, फिर भी उसके पास ह्यूमन राइट कमीशन का दरवाज़ा जो है बंद हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनका खुद का इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टाफ नहीं है। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराना है तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं डिफरेंट सीबीआई, ईडी, तो उनको बोलना होगा इनको। अगर ये उनको बोलेंगे कि हमारे ये इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर दो तब वो करेंगे, तो ये थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है इसकी वजह से। ये सारा प्रॉब्लम है। अगर उसी में हम लोग बात करें रेमेडियल मेजर्स क्या हो, तो इसको अगर आपको ठीक करना है तो पहला चीज़ ये है कि एक इंडिपेंडेंट कैडर ऑफ स्टाफ वो यहाँ पे बनाया जाए। फॉर एग्जांपल आपका इंडियन ह्यूमन राइट सर्विस, जो आपका सेंट्रल सर्विस डिफरेंट है, उसी लाइन पे इसको भी बनाया जा सकता है। और ह्यूमन राइट्स इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आप सेंट्रल सर्विस क्रिएट करना बहुत ही अच्छा स्टेप माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो मेंबर यहाँ पे एसएचआरसी और एनएचआरसी में आते हैं वो अभी जो है ज़्यादातर जुडिशरी वाले मेंबर हैं जो कि वहाँ से रिटायर हो गए हैं, तो पोस्ट रिटायरमेंट के लिए उनका एक प्लेसमेंट पोजीशन तक बन के रह गया है। इवन इस बात को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मेंबरशिप है उसको ब्रॉड करने की ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी और जो एक्टिविस्ट हैं उनसे मेंबर्स को अट्रैक्ट करने की, इसमें लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर देखें कि जो टाइम लिमिट वाला है कि 1 साल के बियॉन्ड आप इसमें केस लेके नहीं आ सकते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। टाइम लिमिट को वेव ऑफ किया जा सकता है, इवन केस टू केस लेवल पे वेव ऑफ करने का एटलीस्ट पावर मिलना चाहिए। नेक्स्ट बात यह है कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा किए जाते हैं उसको भी इन्वेस्टिगेट करने का पावर इनको दिया जाना चाहिए, ताकि जो भी आर्म फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है वो खुल के आए। एएफएसपीए अगर दिखाया गया है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसके तहत में काफ़ी सारा एक्स्ट्रा पावर दिया गया है और बहुत सारा एलिगेशन लगा है। अभी भी मॉन डिस्ट्रिक्ट जो नागालैंड में दिखा था हम लोगों को इंसिडेंट, काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी उस इंसिडेंट में, पुलिस फायरिंग में, पुलिस नहीं आर्मी ने फायर किया था। नेक्स्ट अगर रेमेडियल मेजर देखें तो इनको भी अगर हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में लेके आते हैं तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर संविधान से डायरेक्ट उनको पावर मिलता है, उनका रोल डिफाइन है, सब कुछ बेहतर है कि अगर इनका रिपोर्ट है तो रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लेके आना ज़रूरी है, उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आ जाता है तो इनकी पावर को बढ़ाएगा, इनका जो स्टेटस है उनकी मान्यता को ज़्यादा बढ़ाएगा। तो रेमेडियल मेजर के तौर पे हमारे पास ये है। लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करने में ह्यूमन राइट्स का जीवन में क्या महत्व है वो लिखा जा सकता है कि बेसिक जो ह्यूमन है वो ह्यूमन होने की वजह से उनको ये सारे अधिकार दिए गए हैं, तो उनका प्रोटेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए जो इसके रिगार्डिंग जो बॉडीज़ हैं जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, इनको एम्पावर करना
बहुत ही आवश्यक है। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो आपका देश में डेमोक्रेसी है वो भी मजबूत होगा और नेशन बिल्डिंग का जो काम चल रहा है उसमें भी सहयोग मिलेगा। तो इस वाले का आंसर में हम लोग ये सारी बातें इसी लाइन पे हम लोग लिखेंगे। ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है, इसके रिगार्डिंग इससे इतर ऊपर नीचे काफ़ी सारा चीज़ इसमें किया जा सकता है। फोटो, डायग्राम, इमेज, जैसे भी आप इसको लेके आ सकते हैं, आपका इनोवेशन है उस, ये सिर्फ एक मॉडल के तौर पे है, इसमें आप कुछ भी जो चेंज लाना है लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आप लोग अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन है हमारा, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। ये यूपीएससी मेंस 2021 का ही GS3 का क्वेश्चन है कि माइक्रो इरिगेशन किस हद तक भारत का जो जल क्राइसिस का समस्या है, जल संकट की समस्या को दूर करने में सफल रहेगा और कैसे करेगा। ये दो बात यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये दोनों पार्ट को आप लोग आंसर करें, इस क्वेश्चन को आंसर करें। आंसर करने के बाद अगर आपको इवैल्यूएशन चाहिए इस क्वेश्चन का, आप क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, उसमें किस एंगल पे सुधार की ज़रूरत है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जाके इस आंसर को पोस्ट कर सकते हैं, जो भी आप लिख रहे हैं। आंसर पोस्ट करने के बाद फिर आपको इवैल्यूएशन आपको मिल जाता है। फिर नेक्स्ट जो अगले वाला जो कल का सेशन होगा उसमें हम लोग कोशिश करते हैं ये चीज़ कि इसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। उसके बेसिस पे आप अपना आंसर सेल्फ भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं उस चैनल को। तो आज की वीडियो में हमारे पास यही सारी बातें थी। that's all we have for today. Thank you for watching our video and जो भी ज़रूरतमंद लोग हों उनको ये कंटेंट शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँचे।